नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को हुई पूछताछ के बाद राहुल गांधी को पांचवी बार मंगलवार यानी 21 जून यानी आज आपको बता दें कि ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने 23 जून को तलब किया है। इससे पहले राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को बता दें कि चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए और कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को ग्लो एंड लवली योजना करार दिया है। ईडी ने राहुल को 17 जून को फिर पेश होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी की बीमारी का हवाला देते हुए ईडी से अपनी जांच स्थगित करने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी से कोलकाता स्थित डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ लेन देन के बारे में पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि एजेंसियां सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर दबाव बना रही हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा में शामिल होने वाले अन्य नेताओं के पीछे कोई ईडी या सीबीआई नहीं है। यह उनके लिए ग्लो एंड लवली स्कीम है। कांग्रेस ने कहा कि वो ईडी और अग्निपथ की कार्रवाई के खिलाफ जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें निर्धारित स्थान पर जाने से रोक रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कल ईडी द्वारा राहुल गांधी से 12 घंटे पूछताछ की गई है, लेकिन उसके बाद आज फिर ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी है, तो उसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी से पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं ईडी जो है वो अपनी पूछताछ में राहुल गांधी को बार बार बुलाया जा रहा है। कल भी चौथी बार जो है वो राहुल गांधी को ईडी के समक्ष पेश हुए और लगातार कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो भी जारी रहा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी को भी कहीं ना कहीं 23 जून तक के लिए समय दिया गया था, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उनका इलाज चल रहा था। अब वो सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और कहीं अपने घर जा चुकी हैं। तो उसके लेकर भी कई अभी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी भी 23 जून को ईडी के समक्ष पेश होंगी। और जिस तरीके से बात करें लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो उनका भी कहना है कि ईडी जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, यानी कि भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। और लगातार कहीं ना कहीं तीनों ही जांच एजेंसियों की बात करें या ईडी की बात करें या फिर कहें सीबीआई की बात करें या फिर इनकम टैक्स विभाग की बात करें, तीनों ही तरफों से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ऊपर घेरा जा रहा है कि तीनों ही से जो कह सकते हैं जांच एजेंसियां हैं या फिर कहें जो विभाग है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर विपक्ष की बात करें यानी कांग्रेस की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कल भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें तमाम जो बड़े नेता थे वो भी शामिल हुए और हजारों की संख्या के अंदर जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो भी शामिल हुए। और लगातार कहीं ना कहीं इस रणनीति को लेकर यानी कि जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर लगातार घेरने की कोशिश करी। आगजनी की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, यानी कि अग्निपथ योजना जो लेकर आए हैं उसको भी लेकर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। मगर दोनों ही तरफों से बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इशारे पर जांच एजेंसियों को नचाती हुई नजर आ रही है और जांच एजेंसियों के हिसाब से ही केंद्र सरकार काम कर रही है। लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है उससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई है वो अपनी जगह पे जायज है। और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है उसमें बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार बयानों को बदला जा रहा है। मगर अब देखना होगा 23 जून को भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी समक्ष होगी, क्या वो भी बार बार अपने बयानों को बदलेंगी या फिर जो स्पष्ट है जो शब्दों को या फिर क्या है जांच एजेंसी जो सुनना चाहती है शायद वही जवाब मिलेंगे। ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो 23 जून को मिलते हुए नजर आएंगे। मगर आज भी राहुल गांधी की दोबारा से पेशी होगी और राहुल गांधी दोबारा से पूछताछ का सिलसिला क्या है ईडी के द्वारा जारी किया जाएगा। लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि ईडी के सवालों के जवाब जो है वो राहुल गांधी देते हुए नजर आए। मगर तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं ईडी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। और लगातार कहीं ना कहीं आज भी प्रदर्शन इसी तरीके को देखने को मिल सकता है। और लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस के एकजुट होती हुई नजर आ रही है, जो कह सकते हैं केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है उससे। जी
राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए सोनिया गांधी की, तो उन्हें अस्पताल से कल छुट्टी मिल चुकी है और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 23 जून को जो है तलब किया है। और इसी के साथ जो ईडी है उनसे क्या क्या पूछताछ वो इस दौरान कर सकती है 23 जून को? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी कल सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और लगातार उनसे भी पूछताछ की जाएगी। 23 जून को वो ईडी के समक्ष पेश होंगी। तो तमाम जो सवाल होंगे, सबसे पहला बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर किसने पैसे का लेन देन किया गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे, कंपनियां कौन सी थी, जो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है, राहुल गांधी के सवालों का जवाब, राहुल गांधी जिस तरीके से बयानों को बार बार बदल रहे हैं, उस तरीके के राहुल कैसे सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे जाएंगे। पर यह भी देखना होगा कि दोनों ही तरफों से, यानी राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के जो बयान होंगे वो आपस में मैच करते हैं नहीं करते हैं। इन तरीके के लगातार कहीं ना कहीं ईडी जो है वो अपने सवालों के आंसर जो है वो इन दोनों से पूछता हुआ नजर आएगा। मगर देखना होगा कांग्रेस कार्यकर्ता क्या दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। मगर आज जिस तरीके से ईडी के समक्ष राहुल गांधी जो 5वीं बार पेश होंगे, उसके अंदर क्या कहा जाएगा, क्या सवाल होंगे, इन सवालों को लेकर क्या है जो ईडी की जो कार्रवाई है वो किस तरफ जाती हुई नजर आएगी, ये सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं आज स्पष्ट होते नजर आएंगे। मगर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को कसते हैं प्रदर्शन करने के लिए, या फिर कहें घेरते हुए नजर आएंगे। मगर देखना होगा आज के प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ता है केंद्र सरकार को। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए, अजय माकन ने ये आरोप लगाया है कि जो एजेंसियां जो हैं सरकार के खिलाफ जो बोलता है तो एजेंसियां उन्हें दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके पीछे ना तो ईडी पड़ती है ना ही सीबीआई पड़ती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तमाम नेताओं की, जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अजय माकन हो या फिर कहें और अलका लामा हो। कल भी हमने जब अलका लामा से यही पूछने की कोशिश करी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो लोग भाजपा के अंदर शामिल हो जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है। सीबीआई की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, कोई भी जांच एजेंसी जो है उनके पीछे में नहीं पड़ती है। सिर्फ जो भाजपा के विरुद्ध है, यानी कि जो विपक्ष में है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं उनको ही दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार भाजपा को लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा आज की कार्रवाई जो पूछताछ है वो किस तरफ जाती है। तमाम सवालों के जवाब क्या है राहुल गांधी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे आज, या फिर 23 जून को दोनों ही एक कहते हैं एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ होगी और एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। दोनों के सवाल जवाब जो है वो किस तरीके से मैच करते हैं वो भी देखना होगा। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है जो बार बार राहुल गांधी से मांगे जा रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, सोनिया गांधी उस तरीके से किस तरीके से जवाब देंगी, ये तमाम जो सवालों के जवाब जो है वो जरूर देखने होंगे। मगर विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जितनी बार भी ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है तो हर बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो आज भी जिस तरीके से ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी, तो आज कांग्रेस कहां कहां पर प्रदर्शन कर सकती है और इस प्रदर्शन में कौन कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जब जब राहुल गांधी के लिए पेशी होती है तो ईडी के समक्ष पेश होते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों के अंदर भी यही देखने को मिला कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। मगर अब धारा 144 लगाई गई है और लगातार उनको वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तो उन्होंने जंतर मंतर पर अपना डेरा जमा लिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आज भी शायद जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन किया जाएगा। उसके अंदर तमाम जो बड़े नेता हैं, अशोक किंग गहलोत की बात करें या फिर कहते हैं और बड़े नेताओं की बात करें, अलका लामा की बात करें या फिर कहते हैं और बड़े नेताओं की बात करें, तो तमाम जो बड़े नेता है या फिर कार्यकर्ता है वो इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे और दोबारा से उसी को लेकर लगातार ईडी को लेकर भाजपा के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। और लगातार यही कहा जाएगा बार बार कि जो केंद्र सरकार के इशारे पर तीनों ही जांच एजेंसियां जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। और कल भी यही चीज देखने को मिली थी। 3 तोते बनाए गए थे जिन पर लिखा गया था कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग, यानी कि तीनों ही जो तोते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के यानी भाजपा के इशारे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं या फिर नेता हैं वो डरेंगे नहीं और अपनी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रखेंगे। मगर देखना होगा आज के प्रदर्शन से क्या कुछ फर्क पड़ पाता है ईडी को या फिर केंद्र सरकार को। मगर ईडी जो है वो अपनी पूछताछ का सिलसिला जो है वो आज भी जारी रखेगी राहुल गांधी से। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
मंगलवार 21 जून यानी आज है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ में इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी योग कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान सभी विधायक, सीनियर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने योग भवन में योग किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, रामनगरी अयोध्या तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, तीर्थराज प्रयागराज में उनके द्वारा योग किया गया। उत्तर प्रदेश राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान के साथ राज्यपाल सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने योग किया। सरकार के 40 मंत्रीगण विभिन्न जिलों में रहे और जबकि नोडल अधिकारी ने भी अपने जिलों में योग किया। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश राजभवन में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित सभी योग साधकगण, प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड, हर पार्क में, हर सार्वजनिक स्थल पर योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी शासन, प्रशासन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारीगण और समाज जीवन से जुड़े हुए सभी योग साधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज जब यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश इस योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के राजभवन में योग दिवस पर जो है हिस्सा लिया है, तो उनके द्वारा प्रदेशवासियों को क्या संदेश इस योग दिवस के अवसर पर दिया गया है? देखिए निशा, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी और इसके चलते लगातार कई सालों से 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज योग दिवस के अवसर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में राज्यपाल के साथ तमाम मंत्रियों के साथ योग किया और योगाभ्यास किया। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी में थे, जहाँ पर मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग उत्तर प्रदेश सरकार के 40 मंत्री अलग अलग जिलों में भेजे गए, जहाँ पर जो योग दिवस है उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे राजभवन में और योग दिवस के अवसर पर उन्होंने कई संदेश दिए। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 2014 से योग दिवस मनाया जा रहा है। और पहले हम लोग घरों में बैठकर योग करते थे, लेकिन आज कई देश हमको देखकर कई देश और कई राज्यों में लगातार योग लोग करा रहे हैं। 21 जून के दिन लोग योग दिवस का आयोजन करते हैं, रहते हैं और योग करने से मानसिकता और बुद्धि सभी चीजों की दुरुस्त होती है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के संदेश दिए और जनता से अपील की कि योग को बढ़ चढ़कर योग दिवस में
हिस्सा लें और साथ ही साथ चाहे घरों में हो चाहे कहीं भी उनकी योग दिवस के अवसर पर वे मौजूद रहे और कहीं ना कहीं योग करके जो सफल कहा जा सकता है योग दिवस है उसको सफल बनाने का काम किया जाए। जितिन, जिस तरीके से बात की जाए, आज यूपी के सभी मदरसों जो मदरसे हैं वहां पर भी योग दिवस मनाने के लिए कहा गया है, तो इसे लेकर क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यूपी के मदरसों में भी इस बार योग दिवस है उसको मनाने के लिए कहा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दोबारा उत्तर प्रदेश में वापसी है। तो जाहिर सी बात है पहले राष्ट्रगान को मदरसों से जोड़ा गया कि मदरसों में राष्ट्रगान होगा, तो वहीं योग दिवस को देखते हुए मदरसों में भी कहा गया है कि योग किया जाए। तो जाहिर सी बात है सभी मदरसों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों में इस तरह की तस्वीरें नजर आई, जिससे कहीं ना कहीं मदरसों में जो मौलवी होते हैं वो और जो बच्चे होते हैं वो भी जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं योग करते हुए नजर आए। जितिन, जिस तरीके से अगर बात की जाए आज जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और इसी बीच प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो यहाँ प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार दंगे और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच योग दिवस जो आज राजभवन में मनाया गया है, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के, क्योंकि जिस तरह से अग्निपथ में उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में जो हुआ आगजनी हुई और कहीं न कहीं हिंसा हुई और इसको लेकर और भी जो कह सकते हैं नमाज को लेकर भी हिंसा हुई, तो उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि योग दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की बड़े स्तर से हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियां ये रखती क्योंकि तमाम मंत्री विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में योग कर रहे हैं, योगाभ्यास किया था और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और जो सुरक्षा एजेंसियां वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज जिस तरीके से पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बीच अगर बात की जाए राजभवन में आज जिस तरीके से योग दिवस में सीएम योगी भी शामिल हुए, तो कितने लोग आज इस योग दिवस में राजभवन में शामिल हुए? देखिए यूपी की बात की जाए तो लगभग 75,000 जगहों पर ये योग का कार्यक्रम, योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया, योग शिविर लगाया गया और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हजारों की संख्या में राजभवन में जो से योग करने लोग आए थे, जो अधिकारी थे उत्तर प्रदेश सरकार के और आम जनमानस से, बुजुर्ग से, बच्चे से, पुलिस छात्र थी और आरपीएफ के जवान थे, सभी वहां पर मौजूद रहे और कहीं ना कहीं सभी ने योग किया और अपने आप को निरोगी बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लगातार जो योग करे वो अपने आप को योग करके निरोगी बनाने का काम करे। तो जाहिर सी बात है कि हजारों की संख्या में राजभवन में भी था, उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने योग कार्यक्रम में शिरकत की और शिविर में शिरकत करी और जाहिर सी बात है कि राजभवन के साथ साथ लखनऊ के रेजिडेंसी में और जो अलग अलग विभागों में लोग कर रहे थे, अधिकारी हो चाहे मंत्रीगण हो, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे और लगभग कह सकते हैं कि हजारों संख्या में राजधानी लखनऊ में ही लोग योग करते शिविर में नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने योग करने के शिविर में बात करके सफल बनाने का काम किया। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजभवन में जो है क्या क्या तैयारियां की गई थी? देखिए कई दिनों से लगातार ये तैयारियां चल रही थी और जाहिर सी बात है कि इन तैयारियों को पूरा करने में जिला प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां लगातार कई दिनों से चल रही थी और तैयारियों को कल देर रात पूरा कर दिया क्योंकि आज योग दिवस का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगाभ्यास जो शिविर है उसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां लगभग कल पूरी हो चुकी थी और काफी तैयारियों से क्योंकि लोगों की संख्या, लोगों को व्यवस्थित करना इस सबसे प्रशासन की जिम्मेदारी है और राजभवन में राज्यपाल समेत तमाम वीआईपी मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तैयारियां लगभग प्रशासन पूरी और सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आयोजित करती रही। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए युवाओं की, तो कितने युवा जो हैं इस योग दिवस में आज शामिल हुए? क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में काफी रोष है सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो कितने लोग आज इस योग दिवस में जो युवा हैं वो कितने युवा यहाँ पर शामिल हुए? देखिए बात की जाए तो युवाओं की, क्योंकि योग दिवस का कार्यक्रम था और अग्निपथ से इसका फिलहाल कुछ भी संबंध नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़ी संख्या में युवा हों, युवती हैं, पूरे सभी जो योग शिविर है उस कार्यक्रम में जुड़े और जाहिर सी बात है कि
चाहे राजभवन में युवाओं की बात की जाए, चाहे रेजिडेंसी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बच्चे हैं। तो बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया, क्योंकि योग जो करा रहे थे, जो योग अभ्यर्थी थे, वो भी काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर मौजूद रहे। तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की अगली वर्ष से कोई नाराजगी वो अलग चीज दिखाई देती, लेकिन योगाभ्यास करके इस युग को सफल बनाने में युवाओं का, युवतियों का एक अहम भूमिका है। जितेंद्र, जिस तरीके से बात करें कि सीएम योगी तो राजभवन में आज मौजूद थे, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम वगैरह थे वो किस जगह पर आज ये योग दिवस के अवसर पर मौजूद रहे? देखिए, बिल्कुल 40 से भी ज्यादा मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री लगाई थी, ड्यूटी लगाई थी, और सभी अलग अलग जिलों में जाकर योग शिविर में शामिल होकर योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। उत्तर प्रदेश सरकार में कई जो मंत्री थे वो भी राजभवन में थे, और साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं, यूं कहे उत्तर प्रदेश के शासन में, वो उत्तर प्रदेश शासन में आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी लखनऊ को, मुख्य सचिव, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के रेजिडेंसी में मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, वो यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आई थी उत्तर प्रदेश में योग करने। और साथ ही साथ जो आला अधिकारी है, मंडलायुक्त है, लखनऊ मंडलायुक्त हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हो, एडीएम हो, सभी यहाँ पर मौजूद रहे, और सबने सहयोग के साथ यहाँ पर योग किया। और समानता की भावना के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में जो योग शिविर आयोजित हुआ, और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो इस तरह की मैसेज दिया गया है कि योग करके सभी को निरोगी रहना है। तो जाहिर सी बात है, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्रीगण हो, एक साथ उन्होंने जनता को संदेश देने का काम किया, और साथ ही साथ योग करके जो योग दिवस है, देखिए 8वां योग दिवस है, और योग दिवस को सफल बनाने का सभी ने काम किया। धन्यवाद जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। संगरूर उपचुनाव का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है और सभी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक ताकत झोंक दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हलके में नई रूह फूंकने के कई यत्न किए हैं, जबकि सिमरनजीत सिंह मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल को देहाती क्षेत्र व युवकों का भारी समर्थन मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। इस तरह शहरी क्षेत्रों में कांग्रेसी उम्मीदवार दलबीर गोल्डी व भाजपा के केवल ढिल्लो सक्रिय बताए जा रहे हैं, जबकि शियत के प्रधान ने बहन कमलजीत कौर के लिए दिन रात एक कर दिया है। अब केवल 2 दिन बचे हैं, इसके बाद चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा और चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में कोई भी पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। अब संगरूर के लोगों पर निर्भर करता है कि वे किसको जीत प्रदान करते हैं। क्षेत्र में जो चर्चा चल रही है उस बारे में सभी पार्टियों को पता है कि संगरूर दंगल के किस तरह के हालात हैं, और लेकिन जीत के लिए सभी 5 पार्टियां उम्मीद लगाकर बैठी हैं। आखिरी दौर किसकी ताकत बढ़ाता है, इसका पता आने वाले दिनों में लग जाएगा। इस चुनाव का नतीजा जो भी आए, लेकिन पंजाब की राजनीति में बड़े फेरबदल व हैरानी वाले हो सकते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से संगरूर उपचुनाव की तैयारियां जो हैं अपने अंतिम दौर पर हैं, और इसी को लेकर अगर बात की जाए संगरूर की जनता की, तो उसका रुझान कहां किस तरफ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, इस बार की अगर हम बात करें तो बड़ा मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आमतौर पर अगर हम कंडीशन देखते हैं, जब भी बाई इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी सत्ता में है उनको मेजर नजर आ रहा होता है और लगभग जीत निश्चित होती है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई और पार्टी बाजी मार के जाए। पर अगर हम कहें कि इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, वो भी उसके बावजूद भी कि यहाँ से लगातार भगवंत मान जीतते रहे। खुद अगर हम कहें संगरूर से लंबे समय से लगातार भगवंत मान जीतते रहे हैं। खैर, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद पूरी से इलेक्शन लड़े तो उन्हें इसकी खोनी पड़ी थी, पर यहाँ पर अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं दलबीर गोल्डी, पहले यहाँ पे काम करते रहे हैं, पूरी तहसील तौर पे हम कह सकते हैं कि विधायक रहे, तो उनका यहाँ पे काफी बड़ा दबदबा रहा है। तो एक बहुत ज्यादा अगर हम एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा कैंपेनिंग हो रही है, और इसका सीधा असर हम इस बात से देख सकते हैं कि खुद संगरूर बाई इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा अगर हम बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब
आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद आम आदमी पार्टी भी समझती है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर। उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि अकाली दल संयुक्त की हम बात कर लेते हैं, जिनकी तरफ से अगर मैं सिमरनजीत मान इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनपे अगर क्या है कि बड़ी फॉलोइंग है, देहात से उन्हें एक अच्छा सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट उनके पास चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो खुद अकाली दल की कैंडिडेट है कमलजीत कौर, जो बलवंत सिंह रजवाना की सिस्टर है, उनको पंथक सपोर्ट नजर आ रहा है। उनको पूरे अगर हम कहें कि आसपास पंथक पार्टीज लोकल लोगों ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कांटे की टक्कर है वो सीधे तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही इसी में एक चीज हम कहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो है बीजेपी। बीजेपी के केवल ढिल्लो यहाँ पे एक लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। अगर हम कहें टाइम से खुद दलबीर गोल्डी यहाँ पे सक्रिय, तो उतना ही केवल ढिल्लो सक्रिय रहे, तो उनका भी जो अगर हम कहें रिहायशी इलाकों में जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफी ज्यादा है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं इस बार कोई क्लियर कट मेजॉरिटी किसी के पास नजर नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे क्लियर कट मेजॉरिटी नजर आनी चाहिए थी। क्या यहाँ पे मेजॉरिटी नजर आनी चाहिए थी, पार्टी फेवर होती हुई नजर आ रही है और वो खुद आम आदमी पार्टी होनी चाहिए थी, पर मल्टीपल फैक्टर्स के कारण ये चीज नहीं हो पा रही है। इसका सीधा कारण हम ये मान सकते हैं कि आप देखिए कि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। आम आदमी पार्टी के लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, पर जो अपफ्रंट वादे किए थे वो कहीं ना कहीं अभी पीछे हो रहे हैं। अगर हम कहें कि अधूरे पड़े, जब तक वो पूरे नहीं होते तो जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का फेवर था, जो इलेक्शन से पहले तक भी देखिए 92 सीट्स का मैंडेट जीतना कोई आसान बात नहीं है। लोगों का प्यार है, वो चीज क्लियर है, और वही चीज यहाँ पे संगरूर इलेक्शन में भीड़ के तौर पे नजर आ रही है। पर वो भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत पाएगा? ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। पर हाँ, दूसरी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई जरूर नजर आ रही है। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, कल सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा संगरूर में जो है रोड शो किया गया था, तो इस रोड शो का क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकल के बाहर आया है? देखिए ये रोड शो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्या मॉडल रहने वाला है, क्या हासिल है, क्या टारगेट्स हैं, क्या चीज हासिल करेगी आम आदमी पार्टी और क्यों आम आदमी पार्टी को जीतने की जरूरत है, तो वो सब फैक्टर्स को लेकर हम गए कल का रोड शो तक। कल का रोड शो अगर हम गए कि काफी हद तक पॉजिटिव रहा। अगर हम शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो हाँ, आम आदमी पार्टी की पावर वहां पे नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट वहां नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंक्लूसिव मैसेज कि आम आदमी पार्टी से अभी भी लोगों को प्यार है, आम आदमी पार्टी के लिए लोगों का प्यार कम नहीं हो, वो सीधे तौर पे दर्शाया जा चुका है कल के रोड शो। पर क्या वो काफी होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वही अगर ऑपोजिशन की बात कर लें या फिर विरोधियों की बात कर लें, तो दलबीर गोल्डी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने रोड शो किए, वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनको एक बड़ा सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बूस्ट देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच में प्यार देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कई और लोग भी हैं, कई और चेहरे भी हैं, जैसे कि खुद केवल ढिल्लों, वो भी लगातार काम करते हैं। पर एक फैक्टर यहाँ पे हमें कंसिडर करना होगा कि कल दिल्ली में सिद्धू मूसेवाले को मारने वाले 4 में से 2 शूटर्स को पकड़ लिया गया है। कि अगर हम कहें प्रियव्रत फौजी उनमें से एक है, और दूसरा हम कहें कि लगातार के तो ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अरेस्ट होना खुद दिल्ली पुलिस ने किया, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इनका अरेस्ट होना कहीं ना कहीं सीधे तौर पे केवल ढिल्लों के लिए फायदे में आ सकता है, क्योंकि खुद मानसा रीजन है, संगरूर रीजन से लगता है कहीं ना कहीं वहां पे वोटिंग भी होनी है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा केवल ढिल्लों ना ले जाए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो कामयाबी हासिल हुई है एक बड़ी कामयाबी है, पुलिस को एक बड़ा फायदा। अगर हम कहें कि 2 अहम शूटर मिल गए, मेन शूटर और एक और अन्य शूटर हाथ लग चुका है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बूस्ट बीजेपी को इधर मिलता हुआ नजर आएगा। और सवाल ये है कि क्या सिर्फ जो अरेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, तो पंजाब में एक अच्छी खबर है, जैसे पंजाब में स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि जो गुनेगारों में से 2 मेन गुनेगारों में से 2 को पकड़ लिया गया है। पर सवाल ये है कि क्या ये वोट बैंक में कन्वर्ट होगा, क्या ये वोट्स में कन्वर्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर अगर हम कहें कि आज शाम 6 बजे तक अगर हम कह सकते हैं ऑफिशियल कैंपेनिंग हो पाएगी, उसके बाद कैंपेनिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और 2 दिन का जो साइलेंट पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। तो देखना होगा कि आज शाम 6 बजे तक क्या रिस्पॉन्स देखने मिलता है, क्या और एक्टिवली काम कर पाएगी बीजेपी। क्योंकि के पास एक खबर अगर कहें कि कल ही हासिल हुई है, कल ही दिल्ली पुलिस ने ये अनाउंसमेंट की है, तो हमें देखना हो क्या एक दिन में बीजेपी इस खबर का फायदा उठाएगा कि सिद्धू मूसेवाले को मारने वाले 4 शूटर में से 2 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उसने पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत जो है इस बार दर्ज कराई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं आलोचनाओं में घिरती हुई नजर आई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संगरूर में जो उपचुनाव है, तो यहाँ पर
आम आदमी पार्टी को इस सीट को जीतने के लिए क्या क्या मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो सकती, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि संगरूर उपचुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं? देखिए, संगरूर बाई इलेक्शन आम आदमी पार्टी की आन बान और शान की बात बन जाती है। क्योंकि देखिए, एक 92 सीट्स का क्लियर मैंडेट लेके यहाँ पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ये भी चीज याद रखनी होता है कि खुद मुख्यमंत्री भगवत मान यहाँ से इलेक्शन लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। तो अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी यह सीट हारती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होगा। और यही चीज हम शायद इसी पहलू का समझ सकते हैं कि हर एक एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे आम आदमी पार्टी लगा चुकी है। अगर कहें कि कुछ सीएम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सीएम मुख्यमंत्री भगवत मान यहाँ पहुंच रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बाकी सभी चेहरे, चाहे हम बात कर लें उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर लो, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, विधायक यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं, तो बड़े बड़े चेहरे वो सब यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लगातार कैंडिडेट गुरमेल सिंह के लिए समर्थन में यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। पर सवाल ये है क्या ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि कई फैक्टर्स हैं जहाँ पे अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जो स्टार कोशिश की जा रही है, पर ये फैक्टर आप कभी भी जुटा नहीं सकते। कई पहलुओं पे दिक्कत का सामना करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक चीज रहा है, और वहीं अगर हम मांगे कि मानसा में जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले का मर्डर से आम जनता में सरकार की जहाँ पे एक तरफ निराशा है तो गुस्सा भी, और गुस्सा यूथ में है जो एक मेजर फैन फॉलोइंग रही है। अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी के एक मेजर बूस्टर रहा है आम आदमी पार्टी का, कि समर्थन कहाँ से आता था, यूथ से। कई वादे किए गए थे कि नौकरियां दी जाएंगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, एजुकेशन सिस्टम का बहाल किया जाएगा, जो कच्चे उनको पक्का किया जाएगा। ये सभी फैक्टर्स है जिन्होंने नौजवानों को आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया था। पर अब समय हो चुका है, 3 महीने का पीरियड निकल चुका है और वो कहीं ना कहीं वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ पे अगर हम कहें कि यूथ नाराज होते हुए नजर आ रहा है, तो अगर यूथ को मनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो जाती है तो इतना मुश्किल नहीं होगा। पर अगर नहीं मना पाई है तो शायद उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहाँ से हारती तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम आ गया है। विधान परिषद की कुल 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, शिवसेना एनसीपी 2-2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से सचिन अहिर और आमशया पांडवी को ये जीत मिली है, जबकि एनसीपी की तरफ से रामराज निबालकर और एकनाथ खड़से को जीत मिली है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे और राम शिंदे ने बाजी मारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार भाई जगताप को भी जीत मिली है। सूत्रों के अनुसार विधान परिषद में कांग्रेस के कुल 44 विधायक मौजूद थे, लेकिन वोटिंग के अनुसार इसमें सिर्फ 41 ने ही कांग्रेस को पहले प्राथमिकता देते हुए मतदान किया, जबकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज्य विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार करते हुए रविवार को कहा था कि इस चुनाव में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कोई विभाजन नहीं होगा। तो इसका अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की, तो 10 सीटों के लिए कल यहां पर वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे भी सामने आ गए, जिसमें बीजेपी के 5 उम्मीदवार और शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार और कांग्रेस के हाथ 1 सीट लगी है। तो एक बार विस्तृत अपडेट इस पूरे विषय में एक बार विस्तृत अपडेट दीजिए। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हुई। हालांकि कल विधान परिषद का चुनाव था, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सभी जो मतदाताओं को जीत मिली थी, उनके जो उम्मीदवार थे उन्हें जीत मिली थी। लेकिन बीजेपी ने तय किया था कि आने वाले विधानसभा परिषद चुनाव में भी उनकी जीत होगी।
ठीक वैसा ही उनके अनुकूल यह चुनाव हुआ और उनके सभी उम्मीदवारों की जीत हुई, यानी कि 5 के 5 उम्मीदवार की उनकी जीत हुई। जबकि उन्हें खड़ा करना था सिर्फ 4 उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर 5 उम्मीदवार को खड़ा किया, जिसमें पांचों को जीत मिली है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को पटकनी मिली है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बेहद नुकसान है, क्योंकि भाई जगताप की हार हुई है। ऐसे में माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में बने सभी विधायकों की जीत होगी, लेकिन आंकड़ा ये बता रहा था कि अगर कांग्रेस को दोनों विधायकों को जीत हासिल करवानी है तो उन्हें कम से कम 8 वोट की और जरूरत थी, जिसमें एक निर्दलीय वोट भी उनके साथ में। एमआईएम ने भी कहा था कि 1 वोट वह कांग्रेस को देंगे, जबकि अपना 1 वोट वह एनसीपी को देंगे। हालांकि एनसीपी के दोनों उम्मीदवारों की जीत हुई है, शिवसेना के दोनों उम्मीदवारों की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि एक को हार मिली है। अब ऐसे में वह जो हार का पूरा बोझ है वो कहीं न कहीं बीजेपी को देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस द्वारा बीजेपी के 2 विधायकों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वह 1961 धारा का उल्लंघन कर रहा है, मतलब वोट के दौरान क्रॉस वोटिंग करवाने का प्रेशर बना रहे हैं, इस तरह का दबाव बनाया गया था। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के संचालक थे, उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए बताया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। लिहाजा पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 10 सीटों में से महाविकास अघाड़ी सरकार को 5 सीट और बीजेपी को 5 सीट पर जो है जीत मिली। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी की जीत की अगर बात की जाए तो क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी की इस जीत के पीछे देवेंद्र फडणवीस का एक सफल नेतृत्व रहा? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के दरमियान लगातार लोगों की निगाहें देवेंद्र फडणवीस पर टिकी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार लोगों को जीत दिलाई। अब विधान परिषद में भी लोगों की उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से लोगों को जीत दिला सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक चाणक्य नीति की तरह काम करते हैं। हालांकि उनके तमाम नेताओं का यह कहना भी है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने तमाम निर्दलीय विधायकों को एक मत कर लिया तो जीत उनकी सुनिश्चित है। लेकिन इस बीच यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से नए उम्मीदवार प्रसाद लाड़ को खड़ा किया है, ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस का पत्ता साफ करने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई गई थी। ठीक वैसा ही हुआ, प्रसाद लाड़ की जीत हुई और भाई जगताप की हार हुई। यानी कि बीजेपी जिस तरह से रणनीति बनाई थी, उस रणनीति में एक बार फिर से सफल हुई है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की जो चाणक्य नीति थी वो कहीं न कहीं सफल हुई है, जबकि कांग्रेस को पटकनी मिली है। तो ये तो बात तय हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से मोहरा बनाया, ठीक वैसे ही मोहरा तैयार करके उन्हें जीत भी दिलवा दी। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को कल के रिजल्ट के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार जो है उसको बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। तो और क्योंकि बीजेपी के जो 5 के 5 कैंडिडेट थे वो जीतकर सामने आए हैं, तो इसके पीछे क्या कहा जा सकता है कि सीएम उद्धव ठाकरे का सक्रिय ना होना उनकी इसका एक नुकसान उन्हें यहाँ पर हुआ है? बिल्कुल निशा जी, ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से शिवसेना के ही विधायक ने यह आरोप लगाया था कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हमें सभा के लिए बुलाए थे, उस दौरान खुद वह सभा में उपस्थित नहीं हुई, बल्कि वह जन्मदिन मनाने के लिए राज्यपाल के यहाँ चले गए। तो ऐसे में यह आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच कल देर शाम तक जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें यह जानकारी मिल रही है कि अगर शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार एक मत होती तो शायद बीजेपी के प्रसाद लाड़ को जीत नहीं मिलती, क्योंकि जो निर्दलीय वोट उनके खाते में गए हैं, इसके अलावा कांग्रेस के भी 3 वोटों की क्रॉसिंग वोटिंग हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है, तो वो नहीं हो पाती। यानी कि पूरा अगर देखा जाता तो कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में आपसी सामंजस्य की कमी के चलते यह जीत जो है प्रसाद लाड़ के तौर पे मिली है। सत्य प्रकाश, क्या कारण रहे कि कांग्रेस जो है एक न्यूनतम कोटा जो कह सकते हैं उसे भी हासिल नहीं कर पाई? देखिए, कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे देश में खत्म हो रहा है। अब ऐसे में लोग जो है कहीं कहीं अन्य पार्टियों के विकल्प के तौर पे देखते हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो शिवसेना को एक विकल्प के तौर पे देखते हैं। हालांकि बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो काफी सक्रिय और एक्टिव है, अब ऐसे में खरीद फरोख्त भी की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो लगातार आरोप लगे हैं, उन आरोपों से यह जानकारी मिली है कि बीजेपी उन विधायकों को खरीदती है जिन्हें एक कहकर खरीदती है कि अगर आप हमारी पार्टी में हमारे साथ रहोगे
तो आने वाले समय में तुम्हें मंत्री पद दिया जाएगा या कोई बड़ा मंडल दे दिया जाएगा, जिससे काफी अच्छा प्रभाव हो सकता है। तो इस तरह के प्रभाव में तमाम जो निर्दलीय विधायक बीजेपी के संपर्क में आते हैं और उन्हें वोट देते हैं। और यही बात शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नहीं करती, इस वजह से उन्हें वोट जो है उनको उनका ही वोट उन्हें नहीं मिलता। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से फडणवीस द्वारा ये कहा गया था, इन चुनाव से पहले फडणवीस ने कहा था कि सत्तारूढ़ गठबंधन जो है असंतोष पर है और इसका पूरा फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा, और जो फायदा मिला भी है। बिल्कुल निशा जी, देखिए ये बात तो पहले भी चल रही थी कि बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों के संपर्क में है। इसके अलावा जो 14 निर्दलीय विधायक है उनके भी संपर्क में है। तो यही वजह है कि बीजेपी का मनोबल काफी ऊपर रहा और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला, क्योंकि निर्दलीय जो विधायक है उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को ही वोट दिया है। कांग्रेस के भी विधायक ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो ये कहीं अगर असंतोष नहीं होता तो ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। विधान परिषद की कुल 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, शिवसेना और एनसीपी के 2-2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट सामने आई है। और आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से सचिन अहिर और आमशया पाडवी को जीत मिली है, जबकि एनसीपी की तरफ से रामराजे निबालकर और एकनाथ खड़से को जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा हाल ही में बनाई गई विभिन्न कमेटियों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंचे और राजीव शुक्ला कांग्रेस कार्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी सहित अन्य कमेटियों की बैठक कर कार्यों का फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो में खासकर क्या मुद्दे शामिल करना है, इसको लेकर चर्चा की गई और शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और मैनिफेस्टो में कांग्रेस की पहली घोषणा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना है और इसके अलावा महंगाई किस तरह से कम की जाए और रोजगार के अवसरों को किस तरह से युवाओं को मुहैया कराया जाए, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर हिमाचल और देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। हिमाचल के युवा सेना में जाते हैं और ये सरकार 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी दे रही है। 4 साल बाद उन युवाओं को रिटायर कर देगी। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है और कांग्रेस आलाकमान द्वारा हाल ही में बनाई गई विभिन्न कमेटियों के कार्यों की समीक्षा के लिए सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंचे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी के बीच किस तरीके से कांग्रेस जो है इन तैयारियों में जुटी है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बीच गुटबाजी का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उस बीच किस तरीके की तैयारियां जो है कांग्रेस द्वारा की गई हैं? उनके हिमाचल के अलग अलग हिस्सों के दौरों के सामने गुटबाजी सामने आई है, उससे जो एक बात साफ थी, अगर गुटबाजी इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में कांग्रेस भाजपा के हाथ होना। इसको देखते सभी हिमाचल के जो भाई हैं राजनीतिक वो पिछल हिमाचल पहुंचे और उन्होंने हफ्ते कल के बैठ के अलग अलग कमेटियां पिछले दिनों कांग्रेस की में अलग अलग उन्होंने लिया। इस तरह से ये है कि
सोशल मीडिया कैंपेन की कमेटी है या चुनाव प्रबंधन की कमेटी है, उनके साथ इन्होंने बैठकें की और मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक सबसे महत्वपूर्ण थी इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैनिफेस्टो है उसके दम से जो कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और मैनिफेस्टो जो है उसमें उन्होंने कहा है कि किसानों, बागवानों को और महंगाई और जो हल करने की जो बात थी उसकी तो उन्होंने पहले नंबर पर बहाल करने का वो फैसला टीना जी, जिस दिया है। तरीके से मैनिफेस्टो की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, तो इस मैनिफेस्टो में किन किन मुद्दों को कांग्रेस द्वारा रखा गया है, कौन कौन से विषय इस मैनिफेस्टो में शामिल किए गए हैं कांग्रेस द्वारा? जी देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों मैनिफेस्टो कमेटी और जो प्रचार कमेटी के दोनों की संयुक्त एक बैठक पिछले दिनों कांग्रेस भवन में हुई थी, तो उसमें ये विशेष तौर पर उन्होंने जोर दिया ओपीएस पे, पेंशन स्कीम जो है उसकी बहाली पर कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि उनका जो मैनिफेस्टो का मुख्य बिंदु होगा वो ओपीएस होगा, क्योंकि फिलहाल अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगातार इसको लेकर प्रदर्शन जारी है और पिछले दिनों भी एक दो जो रैली है वो सोलन में हुई थी और उसके अलावा जिस वक्त 26 जून है जो विभिन्न कर्मचारी संगठन है वो की बहाली को लेकर धर्मशाला की ओर कूच करेंगे, तो 26 जून को वहां पे भारी प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए जो कांग्रेस है उन्होंने जो मुख्य तौर पे जो पहला वो ओपीएस को उन्होंने लिया है, उनका कहना है कि अगर हम सत्ता में वापसी करते हैं तो ओपीएस निश्चित तौर पर हम बहाल करेंगे। इसके अलावा जो है उनका कहना है कि जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के साथ उन्होंने अग्निपथ योजना का भी एक भारी विरोध उन्होंने किया है। और राजीव शुक्ला जो पिछले कल हिमाचल पहुंचे थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कांग्रेस को कि इसके लिए जो है रणनीति तैयार करे और अग्निपथ योजना है केंद्र ने लाई है और वो युवाओं के खिलाफ है और उसको लेकर लगातार प्रदर्शन करे, लगातार सरकार पर दबाव बनाए कि इस योजना को वो वापस ले। टीना जी, जिस तरीके से लगातार देखा गया कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जो कांग्रेस के नेता थे तो उनका समर्थन जो था युवाओं की तरफ होता हुआ दिखाई दिया, तो इस समर्थन का कांग्रेस को कितना लाभ जो है विधानसभा चुनाव में मिल सकता है? जी देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो एक ओपीएस है और अग्निपथ योजना है, इसको लेके भारी प्रदर्शन जो है लगातार हिमाचल में देखे जा रहे हैं, तो इसको ही जो है कांग्रेस को बनाना चाह रही है और अपने हित में प्रदर्शन भी वो कर रही है। उनका कहना है कि युवाओं के वो मैदान में है, युवाओं के समर्थन में वो ये प्रदर्शन कर रही है। तो अगर युवा लगातार केंद्रीय जो योजना है इसका विरोध इसी तरह लगातार करते रहे तो निश्चित तौर पर है जो कांग्रेस है उनको युवाओं का साथ मिल सकता है और हिमाचल में जो है वो सत्ता परिवर्तन युवाओं के दम पर ही सरकारें करती हैं। तो माना जा सकता है कि अगर कांग्रेस इसी तरह युवाओं की आवाज बनती रही और युवा लगातार प्रदर्शन करते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस को जो का समर्थन मिल सकता है और सत्ता वापसी का हो सकता है। टीना जी, जिस तरीके से अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में क्या लग रहा है, जनता का रुझान किस पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो भी हिमाचल में नजर बनाए हुए है और लगातार उसके भी रोड शो और लगातार आपने देखा होगा कि हिमाचल के लोग भी जो हिमाचल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वहां पर नजर बनाए हुए। तो सीधा प्रश्न ये है कि जो जनता है उसका रुझान किस पार्टी की ओर दिख रहा है हिमाचल में? चुनाव है अक्टूबर नवंबर में साबित है, तो फिलहाल ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ है, क्योंकि जनता इस वक्त फिलहाल मौन की स्थिति में है और वो लगातार ये देख रही है कि उसके लिए कौन सी पार्टी सक्षम रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को वो फिलहाल पहले भी देखती है सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए भी। आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रही है, अपना पूरा जोर वो लगा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं वो लगातार उछाल रही है हिमाचल में, लगातार इनके बल पर जो है जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच जो भाजपा है वो बूथ स्तर से आगे पहुंचकर परिवार मिलन तक पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि हमारा जो एक बूथ का कार्यकर्ता वो एक जो कार्यकर्ता वो 4 परिवार। अब देखें कि यूं पार्टियां तो जनता को अभ्यास तो कर रही है, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि जनता को भाजपा की नीतियां ज्यादा अच्छी लगती है, कांग्रेस का उनके प्रति जो विपक्ष का जो जिम्मेदारी है उसको वो अपनाती हैं, या फिर आम आदमी पार्टी है जो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश असल में कर रही है जनता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज 6:45 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इसके अलावा सीएम धामी 11 बजे राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम धामी दोपहर 1:10 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से आज सीएम धामी जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो है योग कार्यक्रम में जो है हिस्सा लिया, तो उसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को क्या संदेश उनके द्वारा दिया गया? देखिए, लगातार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफी टाइम से तैयारियां चल रही। कल भी खुद देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योग कार्यक्रम में शिरकत किया था, तो उसको लेकर के साफ साफ एक ही मैसेज दिया जा रहा है, हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी लगातार संदेश दे रहे हैं कि अगर इस बार हम तमाम अपने कामों से फ्री होकर के योग को वक्त देंगे, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका अर्थ जो है कहीं ना कहीं सार्थक होगा। तो इस तरह की तमाम जो संदेश हैं वो दिए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में सुबह से ही जो है ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम में जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। खुद जो उसके अध्यक्ष हैं स्वामी चिदानंद, वो वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे, अगर हम बात करें पूरे देश भर में जगह जगह पर जो है इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में देहरादून में खुद अभी जो है ऋतुभूषण खंडूरी यहाँ पर पहुंचने वाली है विधानसभा में। इसके बाद जो है हरिद्वार में भी कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम स्कूली बच्चों के साथ जो है हर की बॉडी पर वहाँ पर योगाभ्यास चल रहा है। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, वहाँ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। खुद स्वामी चिदानंद जो परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमें अपने सब कामों से फ्री होकर के आज का दिन सिर्फ योग के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें योग की, तो भारत जो है योग दुनिया भर में योग गुरु के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि जाहिर है अगर हम योग करेंगे तो निरोग भी रहेंगे। इस तरह का संदेश दिया जा रहा है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जी अस्करी, जिस तरीके से आज सीएम धामी ने योग कार्यक्रम में शिरकत की, उसमें हिस्सा लिया, तो उसके बाद आज इसके अलावा सीएम धामी के आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक कार्यक्रम तो योग का ही था। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कार्यक्रम की, तो 11 बजे राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक होनी है सचिवालय में। वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार है विश्वकर्मा भवन सचिवालय में, वहां पर बैठक होनी है। तमाम जो राज्य के वन्यजीव से रिलेटेड जो भी तमाम क्वेरीज हैं वो वहाँ पर डिस्कस होंगी। इस तरह की तमाम जो अधिकारी वन्यजीव बोर्ड से जुड़े हुए वो उसमें शिरकत करने वाले हैं। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री के 2 बड़े कार्यक्रम है। इसके बाद अगर हम बात करें दोपहर 1:10 पर तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, वहाँ पर जो उनके शासकीय काम है उनको भी कहीं न कहीं अंजाम देंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम की, पहला कार्यक्रम योग का हो गया है, दूसरा कार्यक्रम 11 बजे राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक है वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार विश्वकर्मा भवन सचिवालय में होना है और तमाम जो वन्यजीव से संबंधित तमाम जो परेशानियां समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन होगा और तमाम जो अधिकारी वन्यजीव बोर्ड से जुड़े हुए वो उसमें शामिल होंगे, अपनी क्वेरीज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस उपलक्ष्य में आपको बता दें कि आज सीएम धामी ने भी जो है योग दिवस में कार्यक्रम में शिरकत की और इसमें हिस्सा लिया और लोगों से ये अपील की कि वो अधिक से अधिक इस योग दिवस में शामिल हुए, अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल हुए और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। तो आपको बता दें कि आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है पूरा देश आज उसे मना रहा है, उसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड में भी इसे मनाया गया और सीएम धामी ने भी योग दिवस के इस कार्यक्रम में शिरकत की। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज 6:45 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जो है प्रतिभाग किया। इसके अलावा सीएम धामी 11 बजे आपको बता दें कि वन्यजीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद सीएम धामी दोपहर 1:10 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जो है पहुंचेंगे। तो मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।